हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने जो है कि क्लास 10 की फिजिक्स में हमने जो है कि प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर, मतलब ये हमारा पहला चैप्टर है। और इसके पहले हमने जो है कि दो या जो है कि तीन लेक्चर हमने जो है कि प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने जो है कि तीन लेक्चर हो गया हमारा। आज का ये हमारा जो है कि तीसरा लेक्चर होगा या चौथा लेक्चर है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उसमें हमने जो है कि पढ़ा था वक्रता त्रिज्या तक। ठीक, हमने जो है कि 4 पॉइंट को कवर किया था: दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक तो हमने जो है कि कवर कर लिया था। अब आगे बचता है हमारा जो है कि इसके आगे जो है कि पॉइंट पढ़नी है, वो हमारा हमको पढ़ना है मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो चलिए हम जो है कि इसी के आगे जो है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले बता दे रहे हैं कि यदि आपको हमारा वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पे अगर आप पहली बार अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो है कि बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए उसी के आगे जो है कि हम जो कि वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमको पढ़ना है मुख्य अक्ष। ठीक, क्या पढ़ना है? मुख्य अक्ष। चलिए यहाँ से लिख ले रहे हैं। पहले देखिए मुख्य अक्ष होता क्या है। ठीक, पहले इसको मुख्य अक्ष के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है, देखिए मुख्य अक्ष होता क्या है इसको आप समझ लीजिए। इसमें लिखा है कि दर्पण का केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? दर्पण का केंद्र जो होता है और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे में मान लीजिए ये हमारा दर्पण है। ठीक, ये हमारा दर्पण है। इस पे जो है कि हम कलई कर देते हैं, कलई करके दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये हमारा जिस गोले से काट कर बनाया गया है, ठीक, ये हमारा जिस गोले से काट कर बनाया गया है इसी को मतलब वक्रता केंद्र मान लेते हैं। तो कह रहा है मुख्य अक्ष होता क्या है? तो दर्पण के, देखिए ये दर्पण के ध्रुव, ठीक, ये ध्रुव थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसके सीध में यहाँ पर आएगा। ठीक, एग्जैक्ट, हाँ। चलिए तो देखिए ये दर्पण के ध्रुव, मध्य बिंदु और जो है कि इसका जो ये जिस गोले से काट कर बनाया गया उस गोले के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ठीक, यहाँ से चलिए इस रेखा को आप मिला दीजिए। ठीक, वो शायद सीधा नहीं बना है, चलिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव को और जो है कि उस केंद्र को, जिस गोले से काट कर दर्पण बनाया गया उस गोले को केंद्र, गोले के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे दर्पण के ध्रुव। ठीक, क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव। ठीक, ये हमारा ध्रुव और क्या लिखेंगे? ये जो हमारा केंद्र होता है, दर्पण का केंद्र, दर्पण के केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब चलिए अगला वाला जो है कि यहाँ तक तो आप समझ लीजिए। इस फिगर को जो है कि हम इसको रफ करके इस वाले फिगर को यहाँ पे एडजस्ट करके अगली वाली पॉइंट को आपको समझाते हैं कि ये तो हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ पर फिगर आप लोग समझ लीजिए, इसका फिगर थोड़ा सा छोटा बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इधर से दर्पण और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ये जो केंद्र होता है, ठीक, और ये पी मिलाने वाली रेखा को हम जो कि मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला वाला चलिए समझ लेते हैं इसको। अगला वाला क्या है? कह रहा है कि
मुख्य फोकस, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, लिख करके समझाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इसमें हमने जो है कि 2 पॉइंट लिख लिए हैं। देखिए, कह रहा है कि मुख्य फोकस, बात आ गई कि मुख्य फोकस जो होता है वो क्या होता है। मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है कि पहले दर्पण बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ से हम जो है कि बना लेते हैं ये देखिए मध्य बिंदु ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। इसके मध्य बिंदु को, ठीक, अगर हम यहाँ से जो है कि 4 सेंटीमीटर का अगर वक्रता त्रिज्या लिए हैं, तो यदि हम आधा कर देते हैं 2 हो जाता है, ठीक। तो यहीं पर जो मध्य बिंदु जो होगा, यदि हमारा ये रेखा जो है कि हमारी 4 सेंटीमीटर की है, इसको अगर आधा कर लेते हैं तो हमारा जो है कि 2 हो जाएगा। तो इसी के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, दर्पण के वक्रता केंद्र सी, ठीक, ये तथा वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु यहीं पर आएगा, ठीक, को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। अगली पॉइंट हम समझ लेते हैं यहाँ पर, इसको जो है कि आप पेंट करके चले गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिए, इसमें तो ये अवतल में सही से है, लेकिन उत्तल में क्या होगा, देखिए उत्तल में जो है कि ऐसे होगा, ठीक। इसमें जो है कि ये हमारा जो है कि वक्रता के ये त्रिज्या, ये हमारा केंद्र है, ये पी ध्रुव है, तो मुख्य फोकस इधर कहीं होगा, ठीक। तो ये बीच में होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है कि इसके दबे हुए भाग पर कलई करते हैं, उभरा हुआ परावर्तक तल बनता है। तो ये हमारा जो है कि अवतल के लिए था, ठीक। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल के लिए है, ठीक। अब देखिए दर्पण में क्या करा, फोकस दूरी। अब हम देख लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी दर्पण में फोकस से लेकर के, चलिए पहले दर्पण बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए हमारा दर्पण है, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है कि दर्पण है, ये मिस्टेक हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, चलिए मान लीजिए ये हमारा दर्पण है। दर्पण में फोकस से लेकर के, ठीक, फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं फोकस है, और ये हमारा ध्रुव है। फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, चलिए ये देखिए हमारा फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, और यहाँ पर जो है कि वक्रता केंद्र होगा, ठीक। ये हमारा फोकस और ये ध्रुव के बीच की दूरी को, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। इतनी पॉइंट आपको समझ में आई। चलिए फिर से समझ लीजिए कि हमसे पूछ रहा है कि मुख्य अक्ष क्या होते हैं। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, देखिए ध्रुव यहाँ पर है, और कह रहा है कि दर्पण के केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। दूसरा चीज कह रहा है कि मुख्य फोकस, तो ये कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु मतलब ये ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण में फोकस से लेकर के, ये फोकस मतलब यहाँ से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक। अगला वाला समझ लेते हैं हम, चिन्ह परिपाटी में समझ लेंगे हम थोड़ा सा। चिन्ह परिपाटी में हम जो है कि जान लेंगे, चिन्ह परिपाटी में पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो हमारा परावर्तक तल होता है, ठीक, परावर्तक तल जो होता है हमेशा बाईं ओर होता है, ठीक। ये देखिए इसमें क्या है कि परावर्तक तल इधर ही है, परावर्तक तल इधर ही है, लेकिन फोकस दूरी अवतल दर्पण में बाईं ओर होती है, उत्तल दर्पण में दाईं ओर होती है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, परावर्तक तल हमेशा बाईं ओर होता है, ठीक। और इसमें जो है कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस दूरी दाईं ओर होती है, और इसमें और उत्तल में फोकस दूरी दाईं ओर होती है, इसमें बाईं ओर होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और चलिए हम चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं कि थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी समझ लेंगे तो आपको जो है कि वस्तु उल्टा सीधा कहाँ पर कितना बनेगी, सब सब चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, उसको हम चिन्ह परिपाटी से समझते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ पॉइंट हमने, देखिए अब जो है कि हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे
चिन्ह परिपाटी में हमने जो है कि अभी बताया था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण जो होता है, पहले आप दर्पण जो है कि पहचानेंगे कौन अवतल दर्पण है कौन उत्तल दर्पण है। तो देखिए अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है, अवतल दर्पण हमारा जो है कि इस प्रकार का होता है, इसके जो है कि उभरे हुए तल पर जो है कि कलाई कर देते हैं, दबे हुए भाग को परावर्तक बना देते हैं, तो ये हमारा जो है कि अवतल हो जाता है। ठीक, और ये कह रहा है हमसे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा बाईं ओर होती है। ठीक, हमेशा किधर होती है, बाईं ओर होती है। तो देखिए कैसे, आपने ये ध्रुव था, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र था। ठीक, बीच में जो है कि फोकस दूरी थी। ठीक, तो यहाँ पर फोकस दूरी है, ये दर्पण इधर है, तो हमारा जो है कि दाहिना है। ठीक, लेकिन इधर क्या हमारा बायां है। तो क्या कह रहा है, फोकस दूरी अवतल दर्पण में बाईं ओर होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में, देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी बाईं ओर होती है। ठीक, देखिए यहाँ से ये फोकस है, ये ध्रुव है, और ये वक्रता केंद्र है CFP। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये बाईं ओर हो गई। इस चीज़ को आप जो है कि नोट हमेशा जो है कि ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जो है कि हम चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, कन्फर्म है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाईं ओर होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दाईं ओर होती है। ठीक, चलिए अब जो है कि हम चिन्ह परिपाटी समझ लेते हैं। क्या समझते हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में होता क्या है, देखिए आपको एक चिन्ह परिपाटी से एक चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यदि ये हमारा देखिए दर्पण है, चलिए मान लेते हैं हम कोई हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है। अब इसमें हम करते क्या है कि हमारा ध्रुव है। ठीक, ध्रुव है ये हमारा, चलिए इसको जो है कि अभी क्या माने, इसको रहने देते हैं अभी। इसको यदि हम दर्पण को, ध्रुव के, जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको यदि हम मूल बिंदु मान करके यदि हम जो है कि अक्ष खींचे। ठीक, देखिए मिस्टेक हो जा रहा है, तो यहाँ सब जो कि सीधी बना लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा जो है कि सीधा सीधा नहीं हो रहा है, आप जो है कि सीधा बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा सीधी लाइन एक दी जानी चाहिए। ठीक, तो हम कहते क्या है, यहाँ से जो है कि हमारा ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होगा। ठीक, ये हमारा एक्स है, एक्स डैश है, और हम जो है कि क्षैतिज में लेंगे, और ये हम ऊर्ध्वाधर में लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है कि हमारा जैसे दर्पण है। ठीक, ये हमारा दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब हम करते क्या है इसमें, इसमें जब हमने जो है कि दर्पण ध्रुव को मूल बिंदु मान करके जब हमने जो है कि अक्षों को खींचा है। ठीक, जब हमने अक्ष को खींच लिया है, तो यहाँ अगली पॉइंट हमको क्या दिया, क्या है, हमको दिया है यदि दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर कोई दूरी लेते हैं। ठीक, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर कोई दूरी लेते हैं तो क्या होती है, वह हमेशा धनात्मक होती है। दाईं ओर, सॉरी ये बाईं ओर ले रहे हैं हम, दाईं ओर। ठीक, तो दाईं ओर कोई भी दूरी लेते हैं, इधर से अगर हम दूरी लेते हैं तो ये दूरी हमेशा हमको पॉजिटिव लेनी है। ठीक, ये दूरी मतलब दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर, ठीक, कोई दूरी लेते हैं तो हमेशा धनात्मक ली जाती है। और अगली पॉइंट क्या दे रहा है, अगर दर्पण के ध्रुव से अगर कोई दूरी बाईं ओर लेते हैं तो वो ऋणात्मक होती है। चलिए बाईं ओर तो इस साइड है। ठीक, तो बाईं ओर लेते हैं तो हमारी ऋणात्मक होगी। ठीक, ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है हमसे, समझिए। ये कह रहा है कि यदि हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर अगर हम यक्ष मतलब अक्ष को खींचे हैं,
ठीक, अक्ष को खींचे तो दर्पण के ध्रुव से जितनी भी दूरियां दाईं ओर ली जाती हैं, ठीक, जितनी दूरी आप दाईं ओर लेंगे वो दूरी धनात्मक होगी। दाईं ओर लेने का मतलब है कि धनात्मक, बाईं ओर लेंगे दूरी तो वो ऋणात्मक। जैसे में क्या है कि अवतल दर्पण में, थोड़ा सा अवतल दर्पण में समझ लेते हैं। अवतल दर्पण ये हमारा है, ठीक, ये हमारे जो है कि दबे हुए भाग में कलई कर लेते हैं, उभरे हुए तल को परावर्तक बना देते हैं। तो देखिए अब हम दूरी को अगर हम लेते हैं, ठीक, इधर कह रहा है कि अब यदि अवतल दर्पण में आप जो है कि दूरी लेते हैं कोई भी, मतलब कि बाईं ओर लेते हैं, तो आप ये नहीं कि दर्पण इधर हो गया तो जो है कि यहाँ प्लस कर ले, हमेशा ये माइनस में ही रहेगा। ठीक, दर्पण में कोई भी दूरी आप अगर बाईं ओर लेते हैं तो वो ऋणात्मक में होगी, लेकिन यदि दाईं ओर लेते हैं तो वो धनात्मक में होगी। और दर्पण से अगर आप ऊपर लेते हैं, ठीक, क्या कह रहा है कि यहाँ जो है कि दर्पण से ऊपर धनात्मक होगी, ये मतलब इधर, ठीक, इधर धनात्मक होगी लेकिन नीचे ऋणात्मक होगी। इस चीज को ध्यान रखना, दर्पण से ऊपर धनात्मक होगी, नीचे ऋणात्मक होगी, बाईं ओर ऋणात्मक होगी लेकिन दाईं ओर धनात्मक होगी। ठीक, चिन्ह परिपाटी में आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी जो है कि आप ये जो है कि हमारा प्रतिबिंब बनेगा नीचे, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि नहीं उल्टा है। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी में हमने जो है कि क्या जाना, हमने जाना है कि अवतल दर्पण में देखिए ये चीजें तो हमारी फिक्स है, फोकस दूरी अवतल में जो है कि किधर होती है, बाईं ओर होती है, लेकिन उत्तल में फोकस दूरी दाईं ली जाती है। ठीक, और मतलब कि ये दर्पण के ध्रुव में दर्पण में यदि हम कोई दूरी दाईं ओर लेते हैं तो धनात्मक हो जाती है, लेकिन अगर दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर दूरी बाईं ओर लेते हैं तो ऋणात्मक होगी। अगर हम ऊपर लेते हैं तो जो है कि हमारा धनात्मक होगी, नीचे लेंगे तो ऋणात्मक होगी। सिंपल सी बात है कि दाहिना होगा तो धनात्मक होगा, बायां होगा तो ऋणात्मक होगा, सर पे होगा तो धनात्मक होगा, अगर पाँव पे होगा तो ऋणात्मक होगा। इस तरह से जो है कि आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम जो है कि चिन्ह परिपाटी को समझ लीजिए। अब थोड़ा सा हम समझ लीजिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, हमने जो है कि इतना पढ़ा दिया तो प्रतिबिंब जो है कि जानना जरूरी है। प्रतिबिंब के बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, रफ करके तब हम बताते हैं कि जो है कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए अब जो कि हम थोड़ा समझ लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, यहाँ से हम लिख लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जो आपकी छाया होती है, ठीक, उसी तरह वस्तु की भी तो छाया होगी। अभी जैसे कि हमारी छाया क्या है, बोर्ड पे बन रही है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब प्रकाश के किसी भी घटना के बाद कम से कम दो प्रकाश की किरणें आपस में क्या होती है, दो प्रकाश की किरणें जहां पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर उत्पन्न चमक को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं इस पॉइंट को, प्रकाश के किसी भी घटना को, ठीक, वीडियो में पास करके इसको हम लिख ले रहे हैं, तब इसके बाद जो है कि इसको बता रहे हैं, हम समझा के बता रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि प्रतिबिंब क्या है, प्रकाश की किरणें किस, क्या लिखा है, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम दो प्रकाश की किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर उत्पन्न चमक को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा दर्पण है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको जो है कि एक्सिस में बना लेते हैं। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, दूसरी वाली किरण जो है, जो मुख्य फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण जो होती है मुख्य फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें हैं, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहीं पर उत्पन्न चमक को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। काटती हैं या फिर जो है कि काटती हुई प्रतीत होती हैं। यदि हम मान लेते हैं कि कोई प्रतिबिंब है, कोई जो है कि दर्पण है, ठीक, ये हमारा कोई दर्पण है, ये हमारा दर्पण है,
यदि हम मान लीजिए कि ये हमारा एक एक जो है कि ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये जो है कि ये क्या होता है कि ये हमारी फोकस से जाएगी, ठीक। यदि हमारी किरण एक फोकस से जाएगी, ये हमारा फोकस है, ये सी है, ये जो है कि सी पर जाएगी तो ये जो है कि वापस अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी, ठीक। ये क्या होगी, यहाँ से हम भेज रहे हैं इसको, ये हमारी जो जाएगी वो वापस अपने मार्ग पे लौट आएगी, ठीक। लेकिन जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें को हम वापस में बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं एक दूसरे को आगे काटेंगे। तो यहाँ पर जब काटेंगे तो यहाँ पर उत्पन्न चमक को, या काटती हुई देखिए यहाँ पर प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं काट रही, लेकिन यहाँ पर वास्तव में काट रही हैं। यहाँ पर जो कि वास्तव में नहीं काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पर उत्पन्न चमक को हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए जो है कि अगला वाला अब थोड़ा सा हम जान लेंगे कि देखिए प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो देखिए दर्पण के पीछे बनता है यहाँ पर, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है, ठीक। एक आभासी प्रतिबिंब होता है, एक जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और देखिए ये जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक। ये हमारा जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और ये क्या बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और इसमें क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन जो है कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हमको समझ में आई होंगी, इतनी चीज़ें जो है कि हमको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अच्छा एक चीज़ और है कि जो परावर्तक तल जो होता है हमेशा वो बाईं ओर लिया जाता है, ठीक। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, परावर्तक तल हमेशा, हमने बताया था शायद, तो परावर्तक तल जो होता है हमेशा जो है कि किधर लिया जाता है, हमेशा बाईं ओर लिया जाता है। चाहे अगर उत्तल भी होगा, तीस साइड होगा, तो परावर्तक इधर ही होगा, क्योंकि दबे हुए भाग पर कलाई करेंगे ना। तो इसी तरह हम कहते हैं कि परावर्तक तल हमेशा बाईं ओर लिया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक। हमारे जो है कि 3 नियम अवतल में है, 3 नियम उत्तल दर्पण में है, ठीक। तो उसको हम समझ लेंगे। तो जो है कि इसके बाद जो है कि रे डायग्राम होता है, जो कि जो आरेख हमको बनाना है उस पर जो है कि हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए हम जान लेते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या हम पढ़ेंगे कि दर्पण द्वारा, ठीक, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाने के नियम, बनाने के नियम, ठीक। ये चीज़ थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि दर्पण द्वारा देखिए प्रतिबिंब बनाने के 6 नियम हैं, ठीक। हम मान लेते हैं कि यदि हमारा ये कोई भी जो है कि दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। ये हमारा उत्तल दर्पण है, दो दर्पण हैं, ठीक। देखिए दर्पण सुंदर तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग जो सुंदर बनाइएगा, हम जो है कि गोलाई प्रकार वगैरह लेकर बनाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला नियम ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, या तो मुख्य फोकस से क्या होता है, मतलब कि आती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर देख लेते हैं कि कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कैसे आती है कैसे जाती है। क्या कहते हैं, कैसे आती है कैसे जाती है। कह रहा है कि ये हमारा देखिए, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए हमने जो है कि उसमें अगले वाले में प्रिंसिपल लाइन बोला था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अभी जो कि हमने बताया था कि प्रिंसिपल लाइन हमने बोल दिया था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखिए ये क्या होता है हमारा, ये हमारा सी होता है, ये हमारा एफ होता है, ठीक। और ये हमारा पी होता है, दर्पण का ध्रुव। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें भी देख बना लेते हैं
इधर जो है कि फोकस दूरी इस साइड होगी, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि फोकस होगा, यहाँ पर जो है कि फोकस होगा और यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। देखिए बराबर दूरी लेंगे तभी जो है कि एग्जैक्ट होगा, मतलब कि अगर हमारा 4 सेंटीमीटर का ये वक्रता, अगर केंद्र हमारा, केंद्र से ये दर्पण की दूरी जो है कि ध्रुव की दूरी जो है कि 4 सेंटीमीटर है, तो फोकस हमारा जो है कि यहाँ 2 पर आएगा, ठीक। अभी जो है कि वक्रता केंद्र तथा और वक्रता केंद्र और जो है कि इसमें ध्रुव में जो है कि हम फोकस दूरी में जो है कि संबंध समझेंगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से तो ले लिया हम, ये हमारा जो है कि इसके पहले भाग पे कलाई कीजिए आप, ताकि पता चले कि हाँ भाई उभरे हुए तल पर कलाई करके दबे हुए भाग को हमने जो है कि परावर्तक बनाया है, तो ये हमारा जो है कि अवतल दर्पण हो गया है, ठीक। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया है। लेकिन वो वाला कौन सा है, इसके दबे हुए भाग पर कलई करना है, ठीक। दबे हुए भाग पर कलई करके तो हमारा उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से टकराती है, तो ये देखिए इस साइड है तो इसको नीचे की ओर मोड़ेगी, तो देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, या तो जो है कि कोई भी जो है कि दर्पण, देखिए परावर्तक किधर है, ठीक। तो ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जो है कि प्रकाश की किरणें जब जाती है, ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगी तो परावर्तन के बाद ये देखिए मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है मतलब देखिए अगर आप यहाँ से कोई कैंडिडेट अगर खड़ा होकर यहाँ तक देख रहा है तो इसको लगेगा कि ये जो कि प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, ठीक। ये प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से इसको आती हुई प्रतीत होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि जो कि मुख्य फोकस है, लेकिन देखिए प्रकाश की किरण इधर से जा रही है, परावर्तन हो रहा है उधर से जा रही है, तो यहाँ पर भाई साहब खड़े होकर देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि फोकस जो ये किरण जो है कि यहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, ठीक। तो क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, परावर्तन के बाद दर्पण पर आपतित होती है, फिर उसके बाद उसका परावर्तन होता है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, पहला नियम। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम ये है कि जब कोई प्रकाश की किरणें, ठीक, यहीं पे बना लेते हैं। तीसरा नियम जो है कि थोड़ा सा उसको अलग समझाएंगे, ठीक। ये हमारा देखिए दर्पण है, ठीक। तो ये देखिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। इधर भी हमारा जो है कि पहले दर्पण को सुंदर मुंदर बना ले भाई, क्या करेंगे, दर्पण तो हमसे सीधा बना ही नहीं, गोलाई प्रकार रहता, बड़ा वाला तो हम भी बना लेते। चलिए देखिए जो है कि ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक। 25 बार इसी में लिपापूर्ति करते हैं तो एक बार जो है कि सही बनता है। मजबूरी का नाम क्या है बताइए आप लोग। तो ये हमारा देखिए यहाँ से जो है कि ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, इसके दबे हुए भाग पर कलई कीजिए, ठीक। कलई कर दिए ना हम, सुंदर लग रहा है। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब हम करते क्या है, यहाँ से जो है कि ध्रुव लेते हैं, ये हमारा फोकस दूरी है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर P इसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको F बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसमें भी जो है कि इसको F बोलते हैं, इसको C बोलते हैं और इसको P बोलते हैं, ठीक। अब ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरणें, यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही थी, लेकिन अब कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें आती थी लेकिन फोकस से जाती थी, इसमें फोकस से होकर जाती है, तो अब क्या होता है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। अब जो कि नियम लिखेंगे आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक। क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर मतलब देखिए ये इसके समांतर हो गई, ठीक। ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। दूसरी चीज़ कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरणें क्या होता है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। लेकिन उसको देखने से ये लगता है कि जो है कि वो मुख्य
फोकस से आ रही है, आती हुई प्रतीत होगी ना। देखिए ये जब कोई प्रकाश की किरणें डायरेक्ट क्या होता है मुख्य फोकस की ओर आता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर आता है या जो आती है, जो भी मानना आता है आती है, आपको जो भी मानना है मान लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर आती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, लेकिन देखने से उसको क्या लगता है कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें मुख्य फोकस की ओर आती है, आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सब फिर से समझिए, इसमें कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है, जाएगी नहीं जाती है, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए दो इसमें कितने हो गए, 4, बाकी बचता कितना, एक जो होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें ठीक डायरेक्ट जो है कि वक्रता केंद्र की ओर जो है कि वक्रता केंद्र से अगर जाती है, ठीक, क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो वो परावर्तन के बाद वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। परावर्तन दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होगी, जो है कि वो वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी। जैसे इसी में समझ लेते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा दर्पण है, ठीक, ये हमारा दर्पण है और इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा जो है कि सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एफ है। ठीक, हमने जो है कि कोई भी प्रकाश की किरणें हमने जो है कि वक्रता केंद्र से भेजा। देखिए ये क्या हुआ, परावर्तन के बाद ये आई तो वक्रता केंद्र से गई, ठीक, लेकिन जो है कि दर्पण से जब परावर्तित हुई तो दर्पण से टकराने के बाद वापस अपने मार्ग पे लौट गई। ठीक, उसी तरह इसमें भी है। उसमें क्या है, इसमें ये है कि जब कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से जो है कि थोड़ा सा, चलिए इधर ही समझ लेते हैं। ठीक, इधर ही इसी में से तो लिपापोती हो जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग समझा दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, इसको भी बना देते हैं। कह रहा है कि इसमें जो है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा दर्पण है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि ये हमारा फोकस दूरी है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक, ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से परावर्तित होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो अपने वापस मार्ग पर लौट जाती है। ठीक, देखिए ये आ रही थी, यहाँ देखिए लौट गई। इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारे उत्तल दर्पण में, ठीक, उत्तल दर्पण में क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरणें ठीक वक्रता केंद्र की ओर आती है, ठीक, आती है तो ये क्या होता है, परावर्तन के बाद वापस अपने मार्ग पर लौट जाती है। देखिए यहाँ पर लौट गई ना, तो देखने से क्या लगता है कि ये जो किरणें हमको वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, इसमें क्या है कि वक्रता केंद्र से जाती थी तो परावर्तन के बाद वापस अपने मार्ग पर लौट गई, लेकिन ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, ये वक्रता केंद्र की ओर जाती है, लेकिन देखने से पता चलता है कि ये जो है कि परावर्तन के बाद क्या होता है, जब ये परावर्तित होती है तो देखने से लगता है कि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ठीक, तो इतने जो है कि हमको 6 नियम थे, 6 नियम हमने जो है कि समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर फिर से जो है कि आपको बताएंगे। रे डायग्राम आपको तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर जो है कि बनाएंगे ना, उसमें जो है कि आगे वाले चैप्टर में थोड़ा सा ट्रिपिकल है, कठिन है, तो वहाँ पर आएंगे तभी जो है कि आप जो है कि प्रतिबिंब को समझ पाएंगे, नहीं तो जो है कि समझ नहीं पाएंगे। ठीक, देखिए ये चैप्टर जो है क्लास 10th में है, क्लास 12th में भी है, दोनों में है, तो आपको जो है कि समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए वीडियो जो है कि काफ़ी लंबा हो गया है,
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम जो है कि उसको कोशिश करेंगे फिर से प्रोवाइड करने की। ठीक, तो चलिए इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।